आइए अगला क्वेश्चन करें, 76। तो इंडिया सिग्नेटरी नहीं है ना तो इस कन्वेंशन का, ना तो ही इसकी प्रोटोकॉल का जो रिफ्यूजी से डील करते हैं। तो इंडियन कोर्ट्स कैसे जुडिशल एक्टिविज्म वगैरह इन सब से, ये तीनों चीज़ों के थ्रू डील करते हैं रिफ्यूजीज़ के प्रोटेक्शन को, ये डिस्कस करना है। तो इंडिया का सबसे पहली बार इंडिया की पोजीशन देख लेते हैं इन पे, कन्वेंशन 51 की और 67 की प्रोटोकॉल पे। तो पहली बात तो ये कन्वेंशन क्या करती है, कन्वेंशन ने डिफाइन कर दिया है और बाकी के राइट्स एंड ड्यूटीज़ ले डाउन कर दिए ने क्या क्या मिलेगा। जो बच्ची कुची प्रोटोकॉल है वो क्यों आई थी, वो इसलिए ताकि ये टेम्पोरल स्पेटियल जो उसकी लिमिटेशंस है ना टाइम एंड स्पेस में, उन्हें ख़त्म कर सके। ये टाइम ये स्पेस में, ठीक है, फिल गैप्स और डिफेक्ट्स रिमूव। इंडिया का स्टैंड क्या है, इंडिया दोनों का ही सिग्नेटरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी सिक्योरिटी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, रिफ्यूजीज़ वैसे ही इंडिया में बहुत रहते हैं। हमारे पोरस बॉर्डर्स भी हैं, यूपी बिहार साइड से देख लो आप, उत्तराखंड से देख लो, नेपाल और बांग्लादेश, पूरा नॉर्थ ईस्ट। डेमोग्राफिक चेंजेस स्पेशली आसाम आसाम में, और इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स हमारे यहाँ ही, अब हम बहुत ज़्यादा ही अमीर तो नहीं है, इसलिए इकोनॉमिक बर्डन भी रहता है, डेमोग्राफिक बर्डन भी रहता है और सिक्योरिटी बर्डन भी रहता है बिकॉज ऑफ पोरस बॉर्डर्स एंड अंडर डेवलप्ड। और वी कैन से वी डो नॉट हैव एनी डेवलप्ड नेशन। तो आसपास के सारे स्मॉल नेशंस हैं जो जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, टेंडेंसी ज़्यादा है हमारे यहाँ भेजने की, इसलिए। ठीक है, तो हम रिलाई किस पे करते हैं, हम रिलाई करते हैं हमने हमारे डोमेस्टिक मैकेनिज्म्स पे एज वेल एज इंटरनेशनल जो कस्टमरी लॉ है, क्योंकि उससे तो हम बंधे हुए हैं, जस्ट कोजेंस एरगा ओमनेस। तो कस्टमरी लॉ से तो हम नहीं भाग सकते, ट्रीटी से भाग सकते हैं, तो वो हमने साइन नहीं किया। इसलिए देसी तरीके भी हैं और विदेशी तरीके भी हैं ब्रो हमारे पास। ठीक है, देसी विदेशी दोनों। ट्रीटी नहीं है क्योंकि वो हमने साइन नहीं किया। उसके बाद तो हमारे लीगल फ्रेमवर्क से हैं, अब हम अच्छे से बताएंगे आपको। पहली बात तो इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स देख लेते हैं जिसका इंडिया पार्ट है, वो यहाँ से ज़्यादा मज़ेदार आपको याद रहेगा। आर्टिकल 14 यूडीएचआर का जो बोलता है ये राइट टू असाइलम रिफ्यूजी सब वाला, असाइलम ही है। 14 15 है नेशनैलिटी का। फिर आईसीसीपीआर के हम पार्ट है, उसके ऑप्शनल प्रोटोकॉल बाइंडिंग भी है। फिर नॉन रिफॉल्वमेंट का प्रिंसिपल कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ सीआईएल है ना, उसका पार्ट है। और चाइल्ड राइट वाली सीआरसी, उसके भी हम पार्ट है। तो दिस इज़ हाउ वी एड्रेस इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। अब कॉन्स्टिट्यूशनली हम कैसे करते हैं, तो वो ये देख लो। आर्टिकल 14 इक्वालिटी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, अरेस्टेड पर्सन जो डिटेंशन में उनके राइट्स, और रिलीजन वाले। तो इन सबको मिला के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है रिफ्यूजीज़ को, अलॉन्ग विद मेनका गांधी। ठीक है, मनेका गांधी है। अब स्टैचुटरी प्रोविजंस में क्या है, यहाँ पे भी चार है, इनको भी ऐसे याद रखना, लिख के देख लेना तुरंत याद आ जाएगा। फॉरेनर्स एक्ट है, पासपोर्ट एक्ट है, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट है, ठीक है, और एक्स्ट्राडिशन है। तो आए पहले बाहर से, पासपोर्ट दिखाया हमने, नहीं है, रजिस्टर किया, बदतमीजी की तो एक्स्ट्राडाइट कर दिया, और जुडिकेयर और दे रहे। ठीक है, अब जुडिशल एक्टिविज्म इन दी प्रोटेक्शन क्या आएगा, कुछ केसेस बताओ। तो केसेस ये हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है हमारे पास, ठीक है, वर्सेस अरुणाचल, क्योंकि अरुणाचल में चकमा रिफ्यूजीज जो थे ना वो आए थे, तो उन्हें बचाने के लिए बोला गया था, स्टेट की ड्यूटी है। क्यों? क्योंकि उनके पास भी तो आर्टिकल 21 है ना ब्रो, इसलिए चकमा। ठीक है, अरुणाचल चकमा दे के आए थे, ऐसे कुछ याद कर सकते हो, बट है हमारी ट्राइब। उसके बाद है अब्बास हबीब, यूनियन ऑफ इंडिया। ये नॉन रिफॉल्वमेंट हमने कहाँ अप्लाई किया है, ये तो पता है नॉन रिफॉल्वमेंट से हम बाउंड है, बट अप्लाई कहाँ किया है, तो वो यहाँ किया है। इवन विदाउट द 1951 कन्वेंशन के हम पार्ट नहीं है, फिर भी हमने नॉन रिफॉल्वमेंट, क्योंकि हम स्पिरिट में मानते हैं, लेटर में नहीं। ठीक है, अब्बास हबीब को उठा के नहीं फेंका हमने। फिर है सलीमुल्ला, ये इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद सलीमुल्ला वाला, 2021 का है बल्कि। तो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया रोहिंग्यास को डिपोर्ट कर दो आप, ठीक है, मगर एफर्म किया 21 वायलेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ड्यू प्रोसेस के थ्रू ही करोगे, ऐसे नहीं कि सबको बस सच में ही लात मार के निकाल रहे हो, तमीज़ से निकालोगे आप, ड्यू प्रोसेस फॉलो करके, क्योंकि उनकी भी लाइफ है। ठीक है, तो यहाँ डिपोर्टेशन बोल दिया था रोहिंग्यास का सलीमुल्ला में, मगर मालविका जी जो है कार लेकर आई थी अपनी, ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया के पास, तो उन्हें मना कर दिया, प्रोटेक्शन दे दिया डिपोर्टेशन से, ठीक है, 21 का ही हवाला देके। तो यहाँ भी 21, यहाँ भी 21, यहाँ भी 21, इसलिए याद रखना इसे। फिर कोर्ट्स ऑफर इंटरप्रेट कर देते हैं, बचा कुचा क्या है, इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन के अकॉर्डिंग हो जाती है, जैसे विशाखा में है, ठीक है, 97 वाला। चैलेंजेस क्या हैं, चैलेंजेस है एब्सेंस ऑफ रिफ्यूजी लॉ तो है इसके। तो होता क्या ऐसे, एक तो एडहॉक पॉलिसी हो जाती है क्योंकि हमारे पास एकदम क्लियर नहीं है, इसलिए हम बाद में देखेंगे एडहॉकिज्म ख़त्म करने के लिए इनएक्ट डोमेस्टिक रिफ्यूजी लॉ, ठीक है।
उसके बाद है डिफरेंट ट्रीटमेंट हम देते हैं डिफरेंट रिफ्यूजी ग्रुप्स को। ये एडहॉक ट्रीटमेंट है। तिब्बतन्स को अलग, श्रीलंकन तमिलियंस को अलग, रोहिंग्यास को अलग। तिब्बतन्स को हम जैसे थोड़ा अच्छे से दे देते हैं, ये तो लगभग हमारे ही हैं, बट प्रोफाइलिंग पूरी होती है। रोहिंग्यास को हम बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते, तो एडहॉक पॉलिसी है, केस टू केस डिपेंड करता है। सेफ्टी इंश्योर रहेगी तो हम पूरा एंटरटेन करेंगे, नहीं रहेगी तो हम नहीं करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी तो आई थी ये सबसे पहले, उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन आएगा, क्योंकि सिक्योरिटी बेसिकली कुछ लोगों को बचाने के चक्कर में हम सबकी सिक्योरिटी दाव पे नहीं लगा सकते ना, इसलिए हमें बैलेंस करना होता है, सिक्योरिटी कंसर्न भी और ह्यूमन राइट्स, रिफ्यूजी के राइट्स भी। फिर है नो यूनिफॉर्म डेफिनेशन ऑफ रिफ्यूजी इन द डोमेस्टिक लॉ, ये भी मिसिंग है। ठीक है, तो हमें इसकी कोडिफाई करनी है यूनिफॉर्म। ठीक है, पॉलिसी लाएंगे, डिफाइन करेंगे। और नॉन रिफॉल्वमेंट का जो प्रिंसिपल है उसको भी कोडिफाई करना है, हमें स्ट्रेंथन करना है कोऑर्डिनेशन UNHRC रजिस्ट्रेशन के लिए और रिहैबिलिटेशन। ठीक है, रजिस्टर करो, रिहैब करो। ठीक है, तो चैलेंजेस के साथ ही मैंने वे फॉरवर्ड बना दिया कि हमारा लॉ बनेगा जो मॉडल लॉ इसने सजेस्ट कर रखा है ऑलरेडी, नेशनल इंटरनेशनल दोनों ने। नॉन रिफॉल्वमेंट पे भी काम करेंगे, उसको कोडिफाई करेंगे। फिर यूनिफॉर्म पॉलिसी लाएंगे, फेयर ट्रीटमेंट। ठीक है, वो अलग अलग ना रहे, जैसे नेशनैलिटी है ना, तिब्बत के साथ, श्रीलंका के साथ, या रोहिंग्यास के साथ, चकमा के साथ, उस तरीके से। और कोऑर्डिनेशन तो इंटरनेशनल रहेगा ही। ठीक है, तो ये यहाँ कोऑर्डिनेशन में भी रहेगा, और इसने मॉडल लॉ दिया वो भी। मुझे पता नहीं था कि ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है, तो उसके बेसिस पे हमें लाना चाहिए। नॉन इन्वॉल्वमेंट लॉ पॉलिसी कोऑर्डिनेशन। सिग्निफिकेंस में क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये जो हमने ऊपर का पूरा देखा है, पूरा यहाँ आ जाता है, कंडेंस डाउन हो जाता है कि जुडिशियल एक्टिविज्म में पार्शली तो फिल करी थी लेजिस्लेटिव गैप। यही तो सबसे अच्छा फ़ायदा है जुडिशियल एक्टिविज्म का, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। विशाखा ही ले लो जैसे, है ना, विशाखा लिखा भी है। ठीक है, उसके बाद ये अलाउ करता है कि कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ को हम इनकॉर्पोरेट कर सकें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के साथ साथ। ठीक है, इवन विदाउट फॉर्मल ट्रीटी एक्सेशन। जैसे हमने सीडो वीडो है ना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, उन सबको फाइल कर रखा है। तो हम कस्टमरी और कॉन्स्टिट्यूशन को मिला के इम्प्लीमेंट करते हैं, और ये हमारी ट्रीटी से भी ज़्यादा स्ट्रांगली हम इन्हें फॉलो करते हैं। ट्रीटी हमने साइन नहीं करी, मगर हम इन दोनों को मानते हैं, तो इसलिए ये दोनों मिला के ज़्यादा पावरफुल हैं ट्रीटी से। ठीक है, इवन विदाउट ट्रीटी एक्सेशन, ये कहना चाह रहा है। और रिफ्लेक्ट क्या हो रहा है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी हो रही है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही, सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। कंक्लूजन में ये अच्छा है, इंडिया पार्टी तो नहीं है, मगर फिर भी इंडिया की जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशन और जो हमारा कोर कॉन्शियंस है, हमारा जो प्रिंसिपल्ड अडियरेंस है इंटरनेशनल नॉर्म से, ये तो डी फैक्टो है ना भाई, ये तो एक्चुअल में रहेगा। तो डी फैक्टो लिखो, डी फैक्टो प्रोटेक्शन हम अवॉइड करते हैं, चाहे हम पेपर वर्क में ना करें। वही हम लेटर में नहीं करते, हम स्पिरिट में सीधा बिलीव करते हैं, इसलिए हम डी फैक्टो प्रोटेक्शन देते हैं। किसी को परसिक्यूशन नहीं करते, नॉन रिफॉल्वमेंट को भी मानते हैं हम। नॉन रिफॉल्वमेंट में सलीमुल्लाह को मना कर दिया था, नहीं, सलीमुल्लाह को डिपोर्ट कर दिया था रोहिंग्या को, मगर मालविका कार लेकर आई थी यूनियन के पास, तो उसको मना डिपोर्टेशन नहीं किया था। दोनों में आर्टिकल 21 था। सबसे ऊपर कौन सा था, सबसे ऊपर था चकमा वाले, अरुणाचल। ठीक है, NHRC वजह अरुणाचल, और ये अब्बास। तो अरुणाचल और अब्बास याद रखना है, सलीमुल्लाह और मालविकर। ठीक है, ये दोनों याद रखना है, सब यूनियन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, बस इसको छोड़ के। फिर वाई इंडिया इज़ नॉट अ पार्टी। ठीक है, तो वो तो हो ही गया, हमारा हो गया। ठीक है, यहाँ देख लो, जाते आते भूल मत जाना क्या मैकेनिज्म हमारा। पहला तो ये इंटरनेशनल वाला है, ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला है, ये लेजिस्लेशन से, बाकी उसके अलावा। अब नोट्स बनाओ, ये क्वेश्चन बहुत गजब है, ये GS 1 2 3 4 सब जगह काम आ सकता है, इससे में भी। ग्लोबलाइजेशन ने कैसे ह्यूमन राइट्स को अफेक्ट किया, नेगेटिव पॉजिटिव सब बताएंगे। तो पहली बात तो इसमें डेफिनेशन बहुत मस्त दे रखी है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है। ग्लोबलाइजेशन बेसिकली हमारा इंटरकनेक्टेडनेस है ऑन ऑल दी स्फीयर्स, इकोनॉमीज़ भी, सोसाइटीज़ भी, पॉलिटिशियंस भी और कल्चर्स भी। इमेजिन करना कि सारी इकोनॉमीज़, MNCs वगैरह आपस में बात कर रहे हैं, सब जगह उनके हेडक्वार्टर में सप्लाई चेन। सोसाइटीज़, हमारे भाई लोग, श्री भैया वगैरह वहाँ पहुँच गए। पॉलिटिक्स ले लो, मोदी हर जगह जाते रहते हैं। और कल्चर तो है ही, हमारे कल्चर यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं, इधर से उधर, बहुत पहले से, जब लेबरर्स गए थे उससे पहले से कल्चरल एक्सचेंज भी होते हैं, मोदी जी जहाँ जाएँ देख लो। ठीक है, तो ये कैसे हो रहे हैं, ये सब का एक्सचेंज हो रहा है थ्रू व्हाट, थ्रू ट्रेड। ठीक है, सप्लाई चेन, टेक्नोलॉजी, यहाँ की गाड़ी वहाँ, स्पिनिंग जेनी से ही मान लो, माइग्रेशन, लोग सीधा सीधा पहुँच रहे हैं, कम्युनिकेशन हो गया अब तो फ़ोन और वीडियो कॉल से हो जाता है, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इसको भी देखना है तो इकोनॉमी वाला ट्रेड देख लो, टेक्नोलॉजी से कल्चर, सोसाइटी सब होगा, माइग्रेशन से भी सोसाइटी और कल्चर सब होगा, और
कम्युनिकेशन भी है और पॉलिटिक्स से ये वाला कोऑपरेशन। तो ये देख लो क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। और ड्रिवन बाय फोर्सेस कौन कौन सी है, एक तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है ना, दूसरा टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, तभी ये सब आया है हमारे पास, टेक्नोलॉजी भी आई है, कम्युनिकेशन, सब टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन से। और ग्लोबल गवर्नेंस तो है ही, ग्लोबल गवर्नेंस इंटरनेशनल, इसको रिलेट कर दो इससे, ग्लोबल गवर्नेंस से। गुड, ठीक है। तो इम्पैक्ट में जीएस वाला में भी लिख सकते हैं, बहुत अच्छे से याद रखना, ये सब अब बताते हैं मस्त। अब देखो इम्पैक्ट क्या है ह्यूमन राइट्स पे, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, नेगेटिव क्या है। पॉजिटिव में है स्प्रेड ऑफ यूनिवर्सल वैल्यूज़, जो नॉर्म्स है ना वो आए हैं, कैसे, यूडीएचआर, और सबने इसको लगभग कर भी रखा है रेटिफाई, इसलिए। तो यूडीएचआर की वैल्यूज़ का फास्टर डिसेमिनेशन हुआ है, डिफ्यूजन हुआ है, ठीक है, स्प्रेड हुआ है फटाक से। और कैसे हुआ है, ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है लोगों के बारे में, असर्टिव हो गए लोग, मीडिया, इंटरनेट, एजुकेशन, इन्होंने दबा के स्प्रेड कर दिया। तो ये इस यूडीएचआर की वैल्यूज़ इसके थ्रू स्प्रेड हो गई, ठीक है, तो अवेयरनेस बढ़ गई। दूसरा, स्ट्रेंथन किया हमने रेजीम्स को, कौन से, हमारी अलग अलग ट्रीटीज़ हैं, अलग अलग बॉडीज़ हैं, अलग अलग कोर्ट्स हैं, जिन्होंने अकाउंटेबिलिटी लाया है इन सब में। उसके बाद इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी आई है, ये भी फ़ायदा है, कैसे, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एम्प्लॉयमेंट है, वेजेस हैं डेवलपिंग नेशंस में। जैसे राइज ऑफ मिडिल क्लास ले लो, सबसे अच्छा एग्जांपल है, ईस्ट में भी और साउथ ईस्ट एशिया हमारे यहाँ, ठीक है ना, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन ही तो है। मिडिल क्लास क्यों आ रही है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन। फिर सिविल सोसाइटी का नेटवर्क अब ट्रांस नेशनल बन चुका है, एमनेस्टी को ले लो, ग्रीन पीस को ले लो, जर्मन वॉच ले लो, ये सब मोबिलाइज करती हैं, ठीक है, कैंपेन्स को। तो ट्रांस नेशनल एनजीओज, सिविल सोसाइटी का नेटवर्क बहुत ब्रॉड हो गया है। और प्रेशर ऑन अथॉरिटेरियन रेजीम्स, पहले तो डिक्टेटोरियल चल जाती थी, अब नहीं चल पाती भाई, जब से ग्लोबलाइजेशन आया है। मीडिया तुरंत हाईलाइट कर देता है, ग्लोबल मीडिया वो भी एक्सपोज कर देता है, जैसे म्यांमार में ही है, ठीक है ना, कूप वूप हुआ ये सब। फिर नेगेटिव इम्पैक्ट्स में आएगा इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, सही बात है, इकोनॉमिक अगर एम्पावरमेंट किया है तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी आई है, अमीर और अमीर हो गया है, एलिट्स बन गए हैं, ठीक है, वाइटनिंग गैप हो गया है, वल्नरेबल तो कंपटीशन के मारे एकदम मर गए हैं, गांव वाले देख लो, ठीक है, और गरीब गरीब एमएसएमईज देख लो, वो सब। लेबर का कितना एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है, इकोनॉमी इनइक्वालिटी से ही निकल गया है लेबर का एक्सप्लॉयटेशन। स्वेट शॉप, स्वीट शॉप नहीं है ये, स्वेट शॉप्स हो गई है ब्रो, है। और वर्किंग कंडीशन बहुत पथेटिक हो गई हैं, चाइल्ड लेबर को नहीं बख्शते ये लोग, ग्लोबल सप्लाई चेन के चक्कर में ये सब एकदम स्वेट शॉप्स, अच्छा कीवर्ड है। फिर कल्चरल होमोजेनाइजेशन हो गया है, तो हमारा ट्रेडिशन वगैरह उड़ गया है, लैंग्वेज उड़ गई है, लोकल आइडेंटिटी सब एकदम होमोजेनाइजेशन हो गया है, सारी आइडेंटिटीज़ डिफरेंसेस गायब हो रहे हैं। वीकनिंग ऑफ द स्टेट सोवरेनिटी, सही बात है, क्योंकि स्टेट के ऊपर ही प्रेशर लगा देते हैं क्या, जैसे ये हैं हमारे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये है ना अपना स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम जो होता है, वो तो पूरा हिला देता है, स्पेंडिंग ही नहीं करने देता भाई, ठीक है, सब हिला देता है, तो सोवरेनिटी लूज़ हो जाती है ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में। फिर डेटा, डिजिटल सर्विलेंस और डेटा एक्सप्लॉयटेशन देख लो, बड़े बड़े नेशंस और बड़ी बड़ी कंपनीज दोनों ही, ठीक है, मोनोपलाइज कर रही हैं इसको, तो वायलेट कर रहे हैं प्रिवेसी राइट्स को। फिर माइग्रेशन रिलेटेड ह्यूमन राइट्स है, माइग्रेशन से क्या हो रहा है, लोग जा तो रहे हैं ग्लोबलाइजेशन से, मूवमेंट ऑफ सोसाइटीज़, मतलब कल्चर ये सब, मगर माइग्रेशन से जीरोफोबिया आ गया है, रिफ्यूजी राइट्स हो गए हैं। जैसे अभी 2025 के एंड का एग्जांपल है, ये वाला ऑस्ट्रेलिया में जो गोली चलाई है पाकिस्तानी वालों ने। फिर डिनाइल ऑफ रिफ्यूजी राइट्स हैं, उन्हें राइट्स नहीं मिलते हैं, एक्सप्लॉयटेशन है माइग्रेट वर्क लेबर का, तो राइट्स नहीं मिल रहे, तो वही है ना, माइग्रेंट लेबर। अगर तमीज़ से आया तो जैसे गल्फ़ में बहुत होता है, और रिफ्यूजी राइट्स तो तुरंत ही मना ही कर देते हैं, देते ही नहीं है, ये 100% हो गया, ये आधा है, और ये तो एकदम ही एंटी हुए। फिर ग्लोबलाइजेशन और स्पेसिफिक ह्यूमन राइट्स के डायमेंशन अब देखते हैं, ये इसमें मज़ा आएगा। सिविल और पॉलिटिकल में क्या है, इन्होंने एडवोकेसी कर दी है, स्पीच और इन सब की एग्जांपल देते देते, ठीक है, बट राइज ऑफ मास सर्वेलेंस भी हो गया। चाइना का एग्जांपल बहुत अच्छा है, चाइना का सोशल क्रेडिट सिस्टम है, ठीक है, सबकी प्रोफाइलिंग होती है सोशल क्रेडिट के चक्कर में। फिर इकोनॉमिक सोशल कल्चरल, वो ICCPR था, ये ICESCR है, तो WTO इकोनॉमिक आएगा, WTO ने भाई ट्रेड लिबरलाइज कर दिया है, अंडरमाइन कर दी लोकल इकोनॉमीज़, गाँव वाँव एग्रीकल्चर ये सब हो गया, राइट टू लाइवलीहुड भी बहुत हिल गया है। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, सैप क्या करता है, पब्लिक स्पेंडिंग को कम करता है ना, कि आपको खर्चा नहीं करना है, ये सब बहुत ज़्यादा ऑस्टेरिटी लानी है, इसलिए ऑस्टेरिटी के चक्कर में ये सब हो जाता है, तो ये भी उसकी इम्पैक्ट है। राइट टू डेवलपमेंट देख लो, UN का एक डिक्लेरेशन है राइट टू डेवलपमेंट, ये मुझे नहीं पता था 86 का, इसको तो 10 जगह लिख सकते हो, ठीक है, राइट टू डेवलपमेंट।
ये रिकॉग्नाइज करता है इक्विटेबल ग्लोबल ऑर्डर, इक्विटेबल होना चाहिए, नेसेसरी ह्यूमन राइट्स की फुलफिलमेंट के लिए। जब सब इक्विटेबल रहेंगे, इकोनॉमिक सबकी इक्वालिटी रहेगी, तभी सबके ह्यूमन राइट्स फुलफिल हो पाएंगे। तो इकोनॉमी से फुलफिल होंगे ह्यूमन राइट्स, ये याद रखना है राइट टू डेवलपमेंट 86 का। अब इंटरनेशनल रेस्पॉन्स कैसे कैसे आया है वो देख लेते हैं। तो लेबर में ILO बाप है सबका, सप्लाई चेन में, ठीक है, देख लेगा। UN के गाइडिंग प्रिंसिपल किसके लिए, बिजनेस और ह्यूमन राइट्स, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी है। फिर ग्लोबल कॉम्पैक्ट था माइग्रेशन में, अभी करंट अफेयर्स में पढ़ा था 2018 के टाइम पे। और फिर है ये पेरिस एग्रीमेंट 2015 का। तो ये चारों हमें दिमाग में रखने हैं। लेबर राइट्स, एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा बर्बाद ना हो, क्योंकि ह्यूमन राइट्स का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एनवायरनमेंट भी। तो एनवायरनमेंट वो हब एंड स्पोक बनाते हुए एनवायरनमेंट भी लिखना, माइग्रेशन भी लिखना, कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी क्योंकि लेबर एक्सप्लॉयबिलिटी ये सब, और लेबर राइट्स ILO तो है ही। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या है ब्रो, इंडिया ने बेनिफिट किया है कैसे, IT सर्विसेज सेक्टर, रेमिटेंसी, हमें पता है, पैसा और टर्शरी सेक्टर। मगर फार्मर, क्योंकि अब IT सर्विस टर्शरी है, इसके चक्कर में प्राइमरी सेक्टर एकदम डिस्ट्रेस में है, स्पेशली बिकॉज ग्लोबल मार्केट फ्लक्चुएशन। पहले डोमेस्टिक होता था तो इतना फ़र्क नहीं, अब तो ग्लोबल हो गया है, तो इसलिए फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट देख लो, बैन हो जाते हैं, ये सब है ना, रेस्ट्रिक्शंस। वो लेबर का माइग्रेशन एक्सप्लॉयटेशन है, जैसे गल्फ़ में बहुत ज़्यादा है, हमारा पासपोर्ट रख लेते हैं इनके। डिजिटल पायरेसी है, ठीक है, डिजिटल प्रिवेसी, आधार सर्विलेंस लॉ के बाद, और बाहर डेटा लोकलाइजेशन जहाँ फॉलो नहीं होता है, MNCs और बाहर की नेशंस डेटा का है, तो ये डिजिटल वाला भी याद रखना है। इंडियन कोर्ट्स ने कैसे लिंक किया है ग्लोबलाइजेशन और कॉन्स्टिट्यूशन को, जैसे राइट टू लाइवलीहुड है, ठीक है, तो ओल्गा टेलिस से आया है। UDHR वगैरह सब मानते हैं राइट टू लाइवलीहुड को, मगर ओल्गा टेलिस ने स्पेशली बताया आर्टिकल 21 में। ऐसे ही एनवायरनमेंट वाला रियो वियो जितने भी हैं, MC मेहता ने सबको इम्प्लीमेंट किया है। वे फॉरवर्ड में क्या इंटीग्रेट करो, ह्यूमन राइट्स इम्पैक्ट असेसमेंट, ये जैसे EIA पढ़ते हैं ऐसी HRIA होना चाहिए, हर चीज़ में इम्पैक्ट असेसमेंट डाल दो, जुडिशियल, लेजिस्लेटिव, ह्यूमन राइट्स, सब चीज़ में। किसमें, स्पेशली इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स, ठीक है, जब आप जितनी भी कैपिटल ला रहे हो, अफ्रीका के एग्जाम्पल बहुत दिमाग में तुरंत सेट हो जाएगा, अफ्रीका में कितना ये सब आ रहा है, मगर उतना ही फिर ये हो रहा है ह्यूमन राइट्स वायलेशन। ऐसे ही कॉर्पोरेट रिस्पॉन्स अकाउंटेबिलिटी बढ़ाओ, जैसे अभी ऊपर देखा ना हमने, UN का गाइडिंग प्रिंसिपल किस पे, बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स पे, वो वाला, तो कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि वही चूज़ के रख देते हैं लेबर्स को। फिर इंक्लूसिव ग्लोबलाइजेशन, कैसे, वल्नरेबल सेक्शंस को लाओ यार, ठीक है, वो तो यहीं रह जाते हैं, जो पढ़े लिखे हैं बस वही बाहर चले जाते हैं, इसलिए अमीर लोग। डिजिटल गवर्नेंस फ्रेमवर्क लाओ, प्रोटेक्ट प्रिवेसी हो, कब मिस इन्फॉर्मेशन हो, ये सब हो, क्योंकि US वगैरह के पास इतना डेटा है हमारा, इसलिए वो इसलिए वो टैम्पर कर सकता है, रिडल कर सकता है। फिर ग्लोबलाइजेशन एक्टेड एज बोथ कैपिटलिस्ट एज वेल एज चेंज फॉर ह्यूमन राइट्स, ये अच्छा है, कैटलिस्ट भी है, चेंज भी है। ओके, सी प्रमोट भी करेगा, चैलेंज भी करता है ह्यूमन राइट्स को, दोनों ही फोर्सेस की तरह एक्ट करता है, इसलिए हमें बैलेंस बनाना है। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन तो चलता जाए, साथ ही साथ डिग्निटी, इक्वालिटी, फ्रीडम, ऑल ह्यूमन डिग्निटी, वो सब भी चलती जाए, तो ये करना पड़ेगा। टेबल भी बना सकते हैं ग्लोबलाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में, पॉजिटिव नेगेटिव ये सब करते हुए, ठीक है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है अभी वाली PDF का, बाद में और देखते हैं। रोल ऑफ UN किस में, प्रोमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स में, हाउ फार ये सक्सेसफुल है इसको प्रोटेक्ट करने में। तो ये वाला और इसके अगला वाला साथ ही कर लेंगे, क्योंकि सिमिलर कंटेंट है। कि रोल ऑफ UN इन द प्रमोशन प्रोटेक्शन ऑफ HR है, सबसे पहले तो फाउंडेशनल इसका मैंडेट क्या है, UNHRC, UN चार्टर का ही। तो इसका भाई प्रियम्बल बोलता है, और आर्टिकल 1 ये इसके आर्टिकल्स बोलते हैं, यूनिवर्सल रिस्पेक्ट है हर इंसान की, ठीक है, और फंडामेंटल फ्रीडम है उसके पास, हर मेंबर को प्लेज लेनी है उसकी कोऑपरेट करने के लिए। सही बताऊँ तो ये दोनों साथ के हैं, आर्टिकल 1 और प्रियम्बल। 55 ये उसकी बोलता है कि हर इंसान की राइट्स हैं, 56 बोलता है कि हर स्टेट की ड्यूटी है। प्लेज वाली बात यहाँ, ये प्लेज मतलब ड्यूटी लेनी, ऑब्लिगेशन है, और 55 में उसकी राइट्स बताया। तो 56 इज़ टू एनफोर्स 55, ये याद रखना, दिस इज़ फॉर दिस, ओके। अब इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म देख लो, चार्टर वाली बातें आ जाएंगी और ट्रीटी वाली बॉडीज़ आ जाएंगी। तो हम इंस्टीट्यूशंस में देखते हैं, चार्टर ने, UN के चार्टर में क्या है, जनरल असेंबली है जिसने ये बना दिया है, HRC है, ठीक है, पहले क्या कमीशन थी, फिर अब काउंसिल बन गई है। कमीशन की ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काउंसिल का ना, एक तो यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू, ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है, ठीक है। तो एक ये हो जाता है, एक ये स्पेशल प्रोसीजर है इसके पास, अलग अलग रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट होती है आपकी रिलेशनशिप,
ठीक है, जो इस्टेब्लिश करते हैं अच्छे से। तो रिपोर्ट से याद रख सकते हो। तो एक तो यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू है, एक स्पेशल रिपोर्ट प्रोसीजर है, और एक कमीशन है इसके बाद। अगर ग्रॉस वायलेशन होगा तो कमीशन फॉर इंक्वायरी हो जाएगी सीरियस वायलेशंस के लिए। तो ये 3 तरीके HRC के याद रखने हैं। इकोसॉक तो भाई एकदम एक्सटेंडेड आर्म है, ये इतने ज़्यादा एक्सटेंड कर देता है कि जितनी तुम्हारे दिमाग में चीज़ें हैं, सारे रेगुलेटर्स अलग अलग फील्ड के, उन सब से ये बड़ा भाई है उनका, यही रेगुलेट करता है। तो ये फिर ये सब ह्यूमन राइट्स को देखते हैं अलग अलग फील्ड में। ओके, ये हमने यूएन से निकाल लिया। क्या क्या निकाला है? UNGA निकाला जिसने UDHR बनाया, फिर HRC निकाला, फिर इकोसॉक निकाला। HRC के 3 थे, एक तो इसका यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू सबको देना होता है, ठीक है, सबको इंटरनेशनली बेइज्जत भी कर देता है अगर आपने ढंग से नहीं दिया तो। उसके बाद स्पेशल प्रोसीजर, और एक वो है इंक्वायरी कमेटी, कमीशन फॉर इंक्वायरी। अब ट्रीटी बेस में देख लो तुम इम्प्लीमेंट ये कैसे करते हैं। तो सारी ट्रीटी जो जो दिमाग में है ये दोनों तो याद ही रहती हैं। फिर बच्चा और औरतों को ये साथ में रहेंगे, रेशियल और टॉर्चर साथ में रहेंगे, और डिसेबल्ड, ठीक है, सारे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हो गए, और ये सब हो गए, ठीक है। टॉर्चर याद रखना, कैट याद रखना, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन तो याद ही रहेगा, सीडो भी याद रखना, ठीक है ना। सीडो तो ये रहा बल्कि, है ना, कैट और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, डिसेबिलिटी तो है ही। तो ये इंडिविजुअल कंप्लेंट्स को भी एंटरटेन करते हैं। इंडिविजुअल कंप्लेंट्स के लिए ऑप्शनल प्रोटोकॉल है, तो जहाँ जहाँ ऑप्शनल प्रोटोकॉल एग्जिस्ट है वहाँ पे इंडिविजुअल कंप्लेंट, अदरवाइज स्टेट की रिपोर्ट तो देखते ही हैं। तो ये रिपोर्ट कर देंगे एग्जामिन, कमेंट्स करेंगे, अलग बताएंगे, और रिकमेंडेशंस देंगे। अब देखते हैं ये जो ऑफिस है ना, ये हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स का, ये काउंसिल से अलग है। ये 93 की वियना डिक्लेरेशन से बनाता है ये ऑफिस। क्या करेगा कोई भी ऐसा ऑफिस कमिश्नर? कोऑर्डिनेट करेगा, असिस्ट करेगा इनको, फैक्ट फाइंडिंग भी में भी हेल्प करेगा, कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट, कैपेसिटी बिल्डिंग हो गई, टेक्निकल असिस्टेंस ताकि कैपेसिटी बिल्डिंग हो, और फैक्ट फाइंडिंग में कोऑर्डिनेशन वगैरह, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप याद रखना, ये और ये दोनों तो है ही। फिर नॉर्मेटिव अचीवमेंट क्या है इसकी, मतलब मेंटल मुंह बोली। तो एक तो मॉरल चार्टर बन चुका है पूरी ह्यूमैनिटी का, UN चार्टर। फिर कोर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज़ हैं, इसी के अंडर आती हैं। इंटरनेशनल बिल है हमारे पास, ठीक है, तीनों हैं। फिर हम थीमेटिक कन्वेंशन हैं, टॉर्चर की, रेशियल, मतलब डेडिकेटेड कन्वेंशन हैं। तो डेडिकेटेड कन्वेंशन हो गई, बिल हो गया, ट्रीटीज़ हो गई, और ये अपने आप में है। ऑल दो ये यहाँ पे दोबारा उठ के भी आ रहा है, बट अलग से इसको एक्सपेंड करके बोलेंगे। पहले बताएंगे कि ये खुद ही अपने आप में पूरा कोर है, उसके बाद बिल पूरे इसके हाथ पैर जितने भी हैं वो सब ये, ठीक है। फिर बची कुची ट्रीटीज़ जो हमने अभी ऊपर बताई हैं बहुत सारी, और ये डेडिकेटेड है बची कुची। ऑपरेशन रोल में क्या बताओगे? पीस कीपिंग का बताना, वो काम करती है ग्राउंड पे। फैक्ट फाइंडिंग इन्वेस्टिगेशन कमिटीज़ हैं, जैसे HRC की अभी हमने देखी थी। फिर सैंक्शंस हैं, रेफरल्स हैं, कौन करता है? ICC की बात नहीं मानोगे तो वो सिक्योरिटी काउंसिल को बोलता है, तो सिक्योरिटी काउंसिल आ जाता है फिर सैंक्शंस के लिए। और ऑपरेशनल में आएगा कि ये जो एड देता है ना, खाना पीना देता है, हेलीकॉप्टर से डिलीवर करता है, ट्रक जाते हैं, इकोसॉक देता है, कैसा कन्फ्लिक्ट हिट रीजन्स में। तो ऑपरेशन रोल याद रखना, पीस कीपिंग जा रहे हैं बचाने, फैक्ट फाइंडिंग हो रही है उनके पीछे पीछे, सैंक्शन लगा देगा जो बदतमीजी करेगा, और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देंगे। सक्सेस क्या है UDHR का इन क्रिएटिंग दिस कल्चर? जो क्वेश्चन पूछा था कि कितना, किस हद तक वो है, तो सिम्बॉलिक पहले बताओ। सिम्बॉलिकली बाइंडिंग नहीं है, मगर फिर भी उसने क्या क्या इम्पैक्ट किया है भाई? 100 से ऊपर, मतलब 100 से ऊपर कॉन्स्टिट्यूशंस, 100 से ऊपर देशों को इन्फ्लुएंस किया है। कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, बिल ऑफ राइट्स हैं, या फिर अंदर घुस जाओ तो उनकी लेजिस्लेचर्स को, जूरिस्प्रूडेंस को, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को, नेशनल पॉलिसीज़ को, ठीक है। ये सब सारे नेशंस को फुलफ़िल किया है, सारे नेशंस में घुस गया। अब इंटरनेशनली क्या किया है, तो इसका पार्ट है। क्यों? क्योंकि इसके प्रिंसिपल ही ऐसे हैं, जैसे कि आपको टॉर्चर नहीं करना, स्लेवरी नहीं करनी है, तो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ ये हर जगह आ जाता है। इसलिए नेशन का कॉन्स्टिट्यूशन, जूरिस्प्रूडेंस, पॉलिसी, लेजिस्लेशन, ये सब, और इंटरनेशनल भी CIL का पार्ट है। उसके बाद है प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या है इसका। वो तो हमने सिंबॉलिक देख लिया, मॉरल देख लिया, प्रैक्टिकल क्या है भाई? कोर्ट्स अप्लाई करते हैं इसको, ऐसा नहीं है मजाक में चल रहा है, पॉजिटिविस्ट वाली बात हो रही है ये। इंडिया, साउथ अफ्रीका, USA, कनाडा, ये सब अप्लाई करते हैं। फिर रीजनल इंस्ट्रूमेंट देख लो, हर जगह यूरोपियन, इंटर अमेरिकन और अफ्रीकन, ठीक है, ये आएंगे। रीजनल कोर्ट्स हैं, ये डायरेक्ट फ़्लाइट है, उसमें गेट कीपर होता है इंटर अमेरिकन में, और अफ्रीका में कम्युनिटी वाले हैं खाली, यहाँ डायरेक्टली नहीं जा सकते, ठीक है, अफ्रीका वाले में। और क्या है, ये प्रैक्टिकल में ये यार्ड स्टिक भी बन चुका है स्टेट का कॉन्डक्ट मेजर करने में, तमीज़दार हो या बदतमीज़ी कर रहे हो, उस तरीके से।
और कॉमन लैंग्वेज बन गई, वही जो जैसे ऊपर वोकेबलरी वगैरह देखा था उस तरीके से ह्यूमन राइट्स एक्टिविज्म। और क्या है, और लिख दो इसमें मूवमेंट्स को, इसने बहुत पुश किया ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स को, ठीक है। लिमिटेशंस में नॉन बाइंडिंग है, हमें पता है यार सबसे पहली बात, और ना ही कोई फॉर्मल एनफोर्समेंट मैकेनिज्म है, ना तो बाइंडिंग है ना ही ये है इसके पास, दोनों ही चीज़ें नहीं है। इसीलिए सेलेक्टिव कंप्लाइंस होती है। अब मनमानी हो गई ना इनकी सालों की स्टेट्स की, माने तो करें नहीं तो नहीं, हटाओ। पॉलिटिकल विल, बात वही है, सेलेक्टिव कंप्लाइंस है, पॉलिटिकल विल है। पॉलिटिकल विल होती नहीं है इनकी, क्यों, इतना अच्छा कोई है नहीं ना अंदर से। फिर डबल स्टैंडर्ड्स रहते हैं कि एप्लीकेशन में सामने लेटर में दिखाएंगे बट स्पिरिट में कोई नहीं मानता, वो वाली बात है। कल्चरल रिलेटिविज्म है भाई, कल्चरली रिलेटिविज्म के चक्कर में वो यूनिवर्सलिटी को चैलेंज हो जाता है। कोई बोलता है मेरे कल्चर का ये पार्ट है, कोई नहीं, उसकी आड़ में भी ये यूनिवर्सल नहीं बन पाती है अच्छी अच्छी चीज़ें। तो कल्चरल रिलेटिविज्म। कंट्रीब्यूशन क्या है ह्यूमन राइट्स के कल्चर में भाई, बात तो सही है, कल्चर तो पूरा बना दिया, अवेयरनेस है, एडवोकेसी है इनके थ्रू, सिविल सोसाइटी, मीडिया, एनजीओ सब, ठीक है, लेजिटिमेसी टूल की तरह यूज़ करते हैं यूडीएचआर को, कि भाई ये हमारा हथियार है, ठीक है, ये सब यूडीएचआर को यूज़ करते हैं अपने टूल की तरफ, एडवोकेसी और अवेयरनेस के लिए। दूसरा एजुकेशन इम्पैक्ट है इसका भाई, ठीक है, ये ह्यूमन राइट्स पढ़ाए जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, ह्यूमैनिटीज़ में, स्कूल में, 10th 12th में जब लेते हो आर्ट साइड। फिर ट्रेनिंग दी जाती है लॉ इन्फोर्समेंट्स को, स्पेशली पुलिस वालों को दो भाई, किसमें कहा था, नीला वो डी के बासु, नीलावती वेदा और सुनील बत्रा, तीनों में। फिर डिप्लोमेटिक लेवरेज है, ठीक है, यूएन के रेजोल्यूशन को यूज़ किया जाता है, और स्टेट टू स्टेट डायलॉग्स में भी इसको माना जाता है ह्यूमन राइट्स को। तो ये तो एकदम माइक्रो हो गया, एनजीओ, ये एकदम ब्रॉड पूरा देश, और ये पूरा वर्ल्ड, ठीक है, कम्युनिकेशन वगैरह, ठीक है। फिर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या है, इंडिया बिल्कुल सिग्नेटरी नहीं है रिफ्यूजी का, मगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने दबा के यूज़ किया है इन सारे कॉवनेंट्स को, आर्टिकल 21, और जैसे पहले बताया था राइट्स एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन में यूज़ किया है, ठीक है। अब विशाखा को ही ले लो, सीडॉ में यूज़ किया, और यूडीएचआर भी, और यूडीएचआर केशवानंद भारती में भी यूज़ किया है, केबीसी में। इसलिए यूएन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंस्टीट्यूशनलाइज करने में, कोडिफाई करने में, ताकि पूरा का पूरा कल्चर फॉस्टर हो सके, जहाँ पे स्टैंडर्ड सेट हो। यूएन नहीं करती है स्टैंडर्ड, इसके स्टैंडर्ड सेट, फिर उन्हें मॉनिटर कर सके और बचा कुछ एडवोकेसी कर सके, एनजीओ सब। तो मॉरल अथॉरिटी भी है इसके पास, और ग्लोबली एक्सेप्टेड भी है ये चीज़, ठीक है। बस हमें चैलेंज कहाँ है कि ब्रिज करना है गैप बिटवीन नॉर्म्स एंड एक्चुअल प्रैक्टिस, लेटर एंड स्पिरिट, लेटर एंड स्पिरिट, लेटर में तो होता है, स्पिरिट में और हो जाए, इसलिए। Here we come to the last question, bro, जो कि 2 ही पेज का है। गुड। क्या है भाई, ऑथर ऑफ द यूएन चार्टर वर द फर्स्ट टू रिगार्ड ह्यूमन राइट्स एज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ पीस। यूएन चार्टर पहला था, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट था जिसने यूएन, ये ह्यूमन राइट्स के बारे में जिसने खेल खेलना शुरू किया। फिर यूएन का चार्टर के बारे में आप बताओ, ठीक है, बता देते हैं सीधा। हिस्टोरिकली क्या था, शुरू कहाँ से करोगे, यूएन चार्टर पहला था ना, तो पहला क्यों था, क्योंकि इससे पहले वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ है। वर्ल्ड वॉर 2 के डेवास्टेशन के बाद ये यूएन बना है, और फिर यूएन का चार्टर बना है। तो पहले तो यूएन के बारे में बताएंगे, वर्ल्ड वॉर 2। तो यहाँ पे क्यों बना था ये, क्योंकि इन्होंने रियलाइज़ किया कि भाई खाली हार्ड पावर से आप अब कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ठीक है, पीस नहीं आ सकता खाली पॉलिटिकल एग्रीमेंट या मिलिट्री बैलेंस से। इसके लिए सस्टेनेबल पीस को सस्टेनेबल बनाए रखने के लिए आपको ह्यूमन राइट्स का भी रेस्पेक्ट करना है, सोशल जस्टिस भी हो और फ्रीडम भी हो, ताकि सब खुश रहे, ठीक है। दबा के नहीं रख पाओगे बहुत टाइम तक, खाली हार्ड से काम नहीं चलेगा, यू नीड टू फोकस ऑन सॉफ्ट ऑल्सो, सॉफ्ट लॉज। तो इसलिए शिफ्ट हो गया, ट्रेडिशनल इंटरनेशनल लॉ था, खाली स्टेट्स पे फोकस करता था, मगर अब इंडिविजुअल राइट्स पे भी हो गया। इस तरीके से यूएन चार्टर बता देना, क्योंकि ह्यूमन राइट्स इंडिविजुअल के बारे में ना, तो आपको पूरा बैकग्राउंड सेट करना है, पूरा स्टेज सजा देना है अपनी इंट्रोडक्शन से ही। तो यूएन का चार्टर प्रोविजन क्या है, पहला प्रियम्बल ले लो कि भाई फेथ होना चाहिए फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स में, डिग्निटी और इंसान की, हर इंसान की है, ठीक है, इक्वल राइट है मैन विमेन के। तो डायरेक्ट लिंक बता दिया पीस और रिस्पेक्ट इसमें, ठीक है। अब प्रियम्बल से ही रिलेटेड आ जाएगा आपका आर्टिकल 1 कि भाई 1 ऑफ द 4 प्राइमरी पर्पस, तो कितने पर्पस है, मेन 4 हैं, और ये उनमें से एक है। कौन सा, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ठीक है, क्यों चाहिए, ताकि रेस्पेक्ट हो, किस चीज़ में चाहिए, रेस्पेक्ट करने के लिए ह्यूमन राइट्स को, और फंडामेंटल फ्रीडम फॉर ऑल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, तो ये हमें करना है। फिर है आर्टिकल 55 और 56, बाद में 68 भी आएगा, जो कि इकोसॉक का रोल बता देगा। इकोसॉक ने वही है, वो कमीशन सेटअप करेगा, जैसे पहले कमीशन की थी, बाद में वो काउंसिल बन गई थी, कब 2006 में बन गई थी। 55 और 56 देख लो।
56 बेसिकली 55 को इन्फोर्स करने के लिए जो बोलता है प्लेज लेनी है आपको, ताकि 55 के जो प्रिंसिपल्स हैं, पर्पज़ हैं, वो इन्फोर्स हो सके। और 55 क्या बोलता है? सोशो इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इकोसॉक की डेफिनेशन से याद कर लो, इकोसॉक है ही क्या, यही तो है। तो 68 55 ऐसे होता क्या है भाई? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, सोशली सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है, इकोनॉमिकली पूरी की पूरी फुल एम्प्लॉयमेंट देनी है, छोटी मोटी नहीं, और बाकी सबके अंदर यूनिवर्सल रिस्पेक्ट लानी है ह्यूमन राइट्स की, ठीक है, तो सब खुश रहेंगे। ये ऑब्लिगेशन देता है स्टेट्स पे कि आप इन्हें फुलफ़िल करोगे, तो हो गया प्रीएम्बल फर्स्ट 55 56 और 68 इकोसॉक वाला। ये एचआरसी यहीं से निकल के आया 68 से। ह्यूमन राइट्स एज अ टूल फॉर पीस, क्यों है भाई? लॉजिक क्या है, खुद सोचो, कैसे ह्यूमन राइट्स से पीस रहेगा? अगर ह्यूमन राइट्स होंगे, वायलेशन नहीं होगा बेसिकली, तो ग्रीवेंसेस नहीं होंगे, ग्रीवेंसेस नहीं होंगे तो इंस्टेबिलिटी नहीं होगी, इंस्टेबिलिटी नहीं होगी तो कॉन्फ्लिक्ट होगी। बट अगर वायलेशन हुआ तो लोगों के दिल में ग्रीवेंसेस रहेंगे, फिर वो हंगामा करेंगे, और हंगामे से होता है कॉन्फ्लिक्ट। इसलिए एग्जाम्पल पोस्ट जर्मनी या जापान देख लो, वो अपना वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी और जापान, अगर ये आज भी आतंकी मचा रहे होते तो इतना डेवलप नहीं कर पाते, ठीक है। इनकी राइस बेस्ड गवर्नेंस ने इन्हें बचा लिया, वरना दोबारा रिलैप्स कर जाते हैं अग्रेशन में, इसलिए क्योंकि बहुत डिवास्टेट हो गए थे दोनों ही, पर इन्होंने समझदारी दिखाई और फिर खेलना शुरू किया। तो जर्मनी और जापान को आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हो, कहाँ? GS4 में, एसए में, ठीक है, दिखा सकते हो कि आपने अगर अपनी अप्रोच बदली तो कितना डिफरेंस आ सकता है। और कोल्ड वॉर का एरा, हेलसिंकी अकॉर्ड याद रखना, ठीक है, आइडियोलॉजिकल राइवलरी, ह्यूमन राइट्स, ये सब प्लेटफॉर्म है हेलसिंकी, ठीक है। फिर है इम्पैक्ट एंड अचीवमेंट, UDHR नॉट लीगली बाइंडिंग, इट इज़ नॉट लीगली बाइंडिंग बट मॉरल एंड पॉलिटिकल बेंचमार्क है फिर भी, ठीक है। उसके बाद खुद तो है ही, इसने न्यूमरस बाइंडिंग ट्रीटीज़ को मतलब बनाया है, फाउंडेशन रहा है, ये जो हमने ऊपर देखी थी, कैट, सीडॉ, CRC, वो सब, ठीक है। उसके बाद है पीस कीपिंग, भी याद रखना है, इसी से तो निकल के आया है ना, पीस कीपिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब पीस कीपिंग को तो IPS के साथ ही मानते हैं बेसिकली, ह्यूमन राइट्स का मतलब IPS है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स ने जगह ले लिया, मतलब इतना इंपॉर्टेंट हो गया जितना IPS है, हर जगह IPS लिखा है ना चार्टर में, उतना ही ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से ये डिस्टर्ब हो जाता है पूरा, तो इसके होने का ये बहुत बड़ा रीज़न है। लिमिटेशन क्या है? स्टेट सोवरेनिटी हर जगह आएगी, और ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, इनमें लड़ी रहती है, एकदम टेंशन रहती है। सेलेक्टिव एनफोर्समेंट है, क्योंकि बाइंडिंग नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से करते हैं। पॉलिटिकल विल है, पॉलिटिकल मिसयूज़ है ना ह्यूमन राइट डिस्कोर्स का। कुछ भी क्रीमिया ले लो, R2P ले लो, यहाँ सब लिख देंगे अभी हम। यहाँ मैं लिख दूँगा, ब्लू कलर से लिखूँगा, मैं इससे लिखूँगा बल्कि, यहाँ मैं लिखूँगा क्रीमिया, यहाँ मैं लिखूँगा R2P, ठीक है। इन सब की आड़ में तबाही, डिवास्टेशन होता चला जा रहा है, और कॉन्फ्लिक्ट अभी परसिस्ट कर रहे हैं, सीरिया, म्यांमार देख लो अब, ठीक है। तो पॉलिटिकल मिसयूज़ हो गया इनका, ये चल ही रहा है, और डबल स्टैंडर्ड्स का एक्यूजेशन इन पे लगता है, क्योंकि सेलेक्टिव इन्फोर्समेंट है। और ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन के आगे क्या आता है? आड़े आ जाता है से स्टेट सोवरेनिटी, कि भाई स्टेट सोवरेन है इसलिए हम, वरना अब तक US म्यांमार पे भी अटैक कर देता ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन के चक्कर में, R2P वगैरह। कंक्लूजन में लिख देना कि भाई चार्टर ने रेवोल्यूशनाइज तो सच में कर ही दिया है, ठीक है, इन सब फील्ड्स को, कोर पिलर बन चुका है ये अब चार्टर राइट्स प्रोटेक्शन का। और इसका जो विजन है अब, वो पीस, पीस मेरे खाली ये नहीं है कि एब्सेंस ऑफ वॉर, पीस बहुत बड़ा हो चुका है। पीस अब हो गया है जस्टिस, डिग्निटी, इक्वालिटी, हर चीज़ पे पीस सस्टेनेबल है ना। ये क्या था? ये था इमीडिएट पीस वाला, हार्ड वाला, जो हमने शुरू में देखा, मगर ये क्या है? ये है सॉफ्ट वाला, सस्टेनेबल पीस का है। अब फ्रेमवर्क में हमने क्या देखा था? प्रीएम्बल देखा था, जिसमें ये सब डिग्निटी, ह्यूमन राइट्स है ना, फेथ होना चाहिए, तभी पीसफुल को एग्जिस्टेंस होगा। भरोसा ही नहीं करोगे तो कद्दू कोई पीसफुल को एग्जिस्टेंस होगा। फिर 3 का 1 पर्पज़ है कि रेस्पेक्ट और ये लानी है, इसलिए ये चाहिए, और इन दोनों से ही ये आएगा, ठीक है। ये भी है 55 में कंडीशन आई पीस की, इकोनॉमिक और ह्यूमन राइट दोनों ही तरीके से करोगे तब पीस आएगा। मेंबर्स को प्लेज लेना है, चाहे इंडिविजुअली, चाहे मतलब जॉइंट, सब एक साथ, या फिर सेपरेटली एक्शन लेंगे इन्हीं के लिए, ठीक है। ये याद रखना है, जॉइंट और सेपरेट वाला। 68 में इकोसॉक ने कमीशन बनाई थी, अब काउंसिल बन गई है वो। UDHR है हमारे पास, जो कि एक बेंचमार्क में बन चुका है, कोर बन चुका है,
हमारे पास बाकी ट्रीटीज़ और मैकेनिज़म्स हैं, ठीक है, इन्हीं को, ये ट्रीटीज़ हो गई, ये मैकेनिज़्म, इस तरीके से मान लो। इसकी ऑप्शनल प्रोटोकॉल भी है बाइंडिंग। प्रैक्टिकल में पीस कीपिंग देखा था, असिस्टेंस देखा था हमने पैलेस्टीन में, जैसे खाना पीना पहुंचा रहे हैं, और मॉनिटरिंग हो रही है कंटिन्यूस। सीरिया में वायलेशन हो रहा है बट कुछ कर नहीं रहे, बट मॉनिटर ही कर रहे हैं खाली। आउटकम क्या है, ह्यूमन राइट्स का पूरा कल्चर डेवलप हो गया, एडवोकेसी, अवेयरनेस, ग्रीवेंस रिड्रेसल अब पहले से ठीक है, और सस्टेनेबल पीस है। तो जब कल्चर बनाओगे तो ये रहेगा, इससे फाइनली एसपी हो जाएगा, सस्टेनेबल पीस। और यहाँ हम ख़त्म करते हैं ये 144 पेजेस को। गुड यार, ओके जी।